नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार हम भारतीय राजनीतिक जो विचारक हैं उनका निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में पिछले व्याख्यान के तहत हमने एम.एन. रॉय के बारे में जानकारी ली, लेकिन उसमें एक टॉपिक और महत्वपूर्ण है जिसका बिंदु है कि एम.एन. रॉय का कार्ल मार्क्स के विचारों से किस तरह का तालमेल था या उनके विचारों से वो कितना प्रभावित थे या उनको उन्होंने आलोचना की दृष्टि से देखा। तो इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मार्क्सवाद के प्रति जो एम.एन. रॉय का दृष्टिकोण रहा है प्रारंभ से ही, तो वे राष्ट्रवादी दौर के जो प्रारंभिक समय में, उसके बाद फिर वे मार्क्सवाद की ओर आकृष्ट हुए, उसके प्रति झुकाव हुआ उनका। उन्हें मानव के समग्र कल्याण के लिए राष्ट्रवाद एक अत्यंत संकीर्ण धारणा प्रतीत हुई। मार्क्सवाद में उन्हें मानव की मुक्ति का संदेश दिखाई दिया। इसे हम जब देखते हैं तो पता लगता है कि मार्क्स से कई बिंदुओं पर सहमति भी थी इनकी और कई बिंदुओं में असहमति भी थी। सहमति के जो संदर्भ में तत्व हैं वे अत्यधिक प्रभावमयी हैं। उन्होंने मार्क्सवाद की काफ़ी प्रशंसा की। इतिहास में नई बौद्धिक क्रांति की उन्हें संज्ञा दी। उन्होंने कहा, वास्तव में मार्क्सवाद मानव द्वारा अब तक अर्जित किए गए ज्ञान का उच्चतम स्वरूप है। यह सभ्यता के आदिकाल से अब तक अर्जित मानवीय अनुभवों के संचित भंडार पर आधारित है। यह मानवीय विरासत है। यह दर्शन का उच्चतम स्वरूप है। राय ने मार्क्सवाद को संपूर्ण मानवता के भावी दर्शन की संज्ञा दी और कहा कि यह मानव के समग्र अतीत का सकारात्मक परिणाम है। जब बिंदु की दृष्टि से हम देखते हैं तो पहला बिंदु इसमें है वह विचारों का भौतिकवादी आधार। यानी जो मार्क्स ने भौतिकवाद की व्याख्या की थी उस तत्व से ये प्रभावित थे एम.एन. रॉय। उन्होंने मार्क्स की इस धारणा से सहमति व्यक्त की और विश्व का स्वरूप भौतिक कारकों से निर्धारित होता हुआ माना और विश्व में घटित होने वाली विभिन्न परिवर्तन शैलियों और परिस्थितियों के परिणाम भी इन्होंने इसी के अंतर्गत निश्चित किए। दूसरे बिंदु में इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति की प्रशंसा की। यानी जो कार्ल मार्क्स का साइंटिफिक मैनेजमेंट था, वैज्ञानिक प्रबंध था, उसकी इन्होंने काफ़ी अच्छी भरपूर प्रशंसा की, क्योंकि वे इस विचार से भी अत्यधिक प्रभावित थे। राय ने मार्क्स के विश्लेषण की वैज्ञानिक पद्धति की प्रशंसा की। यह श्रेय दिया उन्होंने मार्क्स को कि उन्होंने प्रथम बार आर्थिक प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक व्याख्या की तथा विश्व में विद्यमान अन्याय, असमानता, शोषण के लिए पूंजीवाद को उत्तरदायी ठहराने के लिए ठोस तथ्य और तार्किक आधार प्रस्तुत किए।
पूंजीवाद की आलोचना से सहमति तृतीय बिंदु में हम देखते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद या पूंजीवादी जो विचारधारा थी उससे उन्होंने नफरत की, तो उसी नफरत का इन्होंने सहारा लिया और उसको अच्छा माना कि वास्तविक तौर से जो आलोचना पूंजीवाद की गई वो बिल्कुल सही थी। उन्होंने स्वीकार किया कि विश्व में विद्यमान तनावों, शोषण और अशांति का मुख्य कारण एकमात्र पूंजीवाद है, क्योंकि विश्व दो स्थितियों में बट गया था, एक तरफ पूंजीवाद, एक तरफ साम्यवाद, कैपिटलिस्ट वर्सेज कम्युनिस्ट जिसे हम कहते हैं। वे मार्क्स की तरह यह स्वीकार करते थे कि आर्थिक प्रणाली के रूप में पूंजीवाद का पतन अवश्य ही होना तय है, किंतु इसके लिए श्रमिक वर्ग को संगठित होकर के एक निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी और एक ऐसा संघर्ष करना होगा जो उनकी इच्छाओं को या उनकी मांगों को पूर्ण करने में सहयोगी सिद्ध होगा। अगला बिंदु हम जब देखते हैं, चिंतन का मानववादी स्वर। देखिए, जो कार्ल मार्क्स का चिंतन बिंदु था वह जनहित में था। जनता के चिंतन पर उन्होंने, जनता के कार्यों पर, जनता की अपेक्षा इच्छाओं पर उन्होंने विचार प्रकट किए एवं उनका जो तात्विक दृष्टि से निष्कर्ष निकलता है वह मानववादी दृष्टिकोण का ही आधार है। तो कार्ल मार्क्स की तरह इन्होंने भी मानववादी तत्वों को अपने विचार बिंदुओं में समेकित किया और दोनों का चिंतन का जो आधार है वो निश्चित रूप से एक ही लक्ष्य था। मार्क्स ने मानव को आर्थिक शोषण से मुक्त करके एक वर्गविहीन समाज की स्थापना की कल्पना की एवं एमएल रॉय भी एक ऐसी वैचारिक क्रांति चाहते थे जिसके द्वारा मानव हर प्रकार से दमन, अन्याय और अत्याचार, उत्पीड़न से मुक्ति पा सके। अब हम देखते हैं कार्ल मार्क्स के दर्शन से जो असहमति के बिंदु थे। असहमति के बिंदु यानी कुछ बिंदुओं के आधार पर इन दोनों में असमानता या असहमति का दृष्टिपात हुआ। इसमें पहला बिंदु है इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचना। राय ने मार्क्स द्वारा की गई इतिहास की आर्थिक व्याख्या को भ्रामक और अपूर्ण माना। राय का मत है कि अपनी व्याख्या में मार्क्स ने जीवन के आर्थिक पक्ष के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण पक्षों की उपेक्षा की। उन्होंने कहा, इतिहास की आर्थिक व्याख्या से मानववाद नहीं, मार्क्सवाद की अपूर्णता को उजागर किया है। इतिहास के ऐसे दर्शन को जो उत्पादन के कारकों के अतिरिक्त मानव जीवन के अन्य पक्षों, विशेषतः विचारों की गतिशीलता की उपेक्षा करता है तथा नैतिक समस्याओं की अवहेलना करता है। मानव इतिहास का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि विश्व के वर्तमान स्वरूप के निर्धारण में आर्थिक कारकों के अतिरिक्त सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक कारणों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है या इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दूसरा बिंदु है मार्क्स के दर्शन पर मानव की स्वतंत्र चेतना की उपेक्षा का आरोप। राय की मान्यता थी कि नैतिक उन्नति की मनुष्य की आकांक्षा का भौतिकवाद से कोई टकराव नहीं है, जबकि आर्थिक कारकों को मनुष्य के जीवन में अतिरंजित महत्व प्रदान करके मार्क्स ने भौतिकवाद का निषेध किया है तथा मनुष्य के सार्थक भौतिक अस्तित्व की उपेक्षा की है। राय का मत है कि स्वतंत्रता के लिए मनुष्य का उत्कट आग्रह ही सामाजिक व्यवस्था का आधार हो सकता है। फिर है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना। रॉय ने मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की काफ़ी गहरी आलोचना की। वे मार्क्स के इस विचार से सहमत नहीं हुए कि उत्पादन के परिणाम स्वरूप अर्जित होने वाले अतिरिक्त मूल्य को
पूंजीपति वर्ग द्वारा हड़प लिए जाने के कारण श्रमिक का शोषण होता है और यह शोषण ही निरंतर चलने वाले वर्ग संघर्ष का मुख्य कारण है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि यदि अतिरिक्त मूल्य के सृजन को ही शोषण का मूल कारण मान लिया जाए तो समाजवादी व्यवस्था के अधीन भी श्रमिकों का शोषण रोका नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा कि रूस की समाजवादी व्यवस्था में यहाँ की आर्थिक शक्ति राज्य के हाथों में केंद्रित है। श्रमिक से अधिकाधिक उत्पादन की अपेक्षा की जाती है, किंतु उत्पादन से अर्जित होने वाला सकल मूल्य श्रमिकों के मध्य वितरित नहीं होता, अपितु वह राज्य के हाथों में संकेंद्रित पूंजी के रूप में परिणत हो जाता है। तो इस तरह के विचारों से इन्होंने असहमति दर्ज की। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की भी एमररॉय द्वारा आलोचना की गई। उन्होंने कहा कि कोई भी वर्ग कभी भी किसी दूसरे वर्ग के प्रति अपने विरोध के कारण नष्ट नहीं हुआ है। किसी वर्ग का उन्मूलन तब आवश्यक हो जाता है जबकि उसके हित समूचे समाज के कल्याण में बाधक बन जाते हैं। उन्होंने कहा, मुझे जन्म कुंडली में विश्वास नहीं है, भले ही वह जन्म कुंडली मार्क्स द्वारा ही क्यों न बनाई गई हो। मार्क्सवाद को स्वतंत्रता का दर्शन नहीं अपितु मानवतावाद के मृत्युदंड मानवता के लिए मृत्युदंड मान लिया जाना चाहिए। वर्गों के ध्रुवीकरण के विषय में मार्क्स की धारणा का भी इन्होंने विरोध किया। सर्वहारा के अधिनायकवाद की भी इन्होंने आलोचना की। तो इस तरह से इन्होंने मार्क्स के बारे में जो विचार प्रस्तुत किए। धन्यवाद।